सुप्रभात बच्चों, करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि विसर्ग संधि के बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और अगर उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उसी में हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग के जो 3 प्रकार हैं उनमें आपको हम बताएंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं और आपके आगत उपसर्ग क्या होते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले उपसर्ग की। तो बच्चे, देखा जाए तो जो हमारा उपसर्ग शब्द है वो उपसर्ग से मिलकर बना है। किससे? उपसर्ग से मिलकर बना है। और सृज धातु किससे? उपसर्ग और सृज धातु तथा घय प्रत्यय से मिलकर बना है। ध्यान में रखिएगा, उप का मतलब ही क्या होता है? समीप। कभी भी आपसे पूछा जाए कि उप का मतलब क्या होगा तो हम कहेंगे उप का मतलब होता है समीप, यानी जिसे समीप रखा जा सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, हमेशा उपसर्ग जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और किसी शब्द या शब्दांश कह सकते हैं कि आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो परिभाषा आप बता सकते हैं कि वह शब्दांश या उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में कोई नया विकार उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए बच्चे तो एक शब्द हमने लिखा हार। क्या लिखा है? हार। अब देखा जाए ये मूल शब्द है, ये क्या है? मूल शब्द। और हमेशा उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़ते। कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। जैसे अब हार हमने लिख दिया, अब कोई उपसर्ग लिखें, जैसे हमने प्रा जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ दिया? प्रा जोड़ दिया। तो जब प्रा जोड़ दिया तो बच्चे क्या बन गया? ये प्रहार बन गया। क्या बन गया? प्रहार। यानी जब प्रा उपसर्ग हमने जोड़ा हार मूल शब्द में तो आपका वो क्या बन गया? प्रहार। ऐसे अगर देखा जाए तो मूल शब्द हार ही रहेगा और इसमें अगला उपसर्ग हम जोड़ें, क्या जोड़ देते हैं? बी उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो बच्चे क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी मूल शब्द में उपसर्गों को जोड़ा जाता है तो उनके अर्थ में जो नया विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो ध्यान में रखिएगा, विकार तो उत्पन्न होगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि उपसर्ग ही हमेशा शब्द में पहले जुड़ते हैं और उसमें कुछ नया विकार उत्पन्न करते हैं। तो देखा जाए तो एक अस्त हिंदी होती है, उसमें उपसर्ग को 3 प्रकार से माना गया है। तो सबसे पहले जो हमारे उपसर्ग हैं वो माने जाते हैं तद्भव उपसर्ग। कह सकते हैं तद्भव उपसर्ग। और जो दूसरा उपसर्ग है हमारा उसे हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं बच्चे? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। और जो तीसरा उपसर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा आपका आगत उपसर्ग। आगत या इसका आप नाम रख दीजिए विदेशी उपसर्ग। आगत या विदेशी हम रख सकते हैं उपसर्ग। अब देखिए, इस तरह से तद्भव का मतलब हिंदी होता है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। और बताते हैं कि तद्भव जो शब्द होते हैं उनको परिवर्तन करके या उन्हें परिवर्तित करके हम किस में पिरो देते हैं? तत्सम में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो तद्भव होते हैं वह हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। किसके? हिंदी के उपसर्ग। और जो तत्सम होते हैं वो आपके संस्कृत के उपसर्ग माने जाते हैं और जो आपके आगत उपसर्ग होते हैं उन्हें विदेशी उपसर्ग
कहते हैं। तो अगर देखा जाए बच्चे, तो हम लोग अधिकतर जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके तत्सम उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं। किससे? तत्सम उपसर्ग से। लेकिन अगर देखिएगा, कभी भी आपसे पूछे कि उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, तो जब कभी भी आपसे पूछे, आपसे अगर पूछा जाए कि उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि उपसर्ग हमेशा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। और उपसर्गों की जो संख्या होती है, उपसर्गों की जो संख्या होती है उसे हम कितना मानते हैं? 22 मानते हैं। ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि उपसर्गों की संख्या, तो भी आप बताएंगे कि कितनी होती है? 22 होती है। उपसर्ग के प्रकार पूछेगा तो आप कितने बताएंगे? 3। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर वो आपसे पूछ लिया कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, तो जाहिर है, ध्यान में रखिएगा, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। और इन्हें 22 के आधार पर उपसर्गों की संख्या हम 22 मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द वह होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। तो संस्कृत का स्वरूप होता है वो किसका? तत्सम का ही होता है। तो जो संस्कृत के स्वरूप होंगे यानी 22 उपसर्ग होंगे, तो उपसर्गों की संख्या हम कितना मान के चलेंगे? 22। लेकिन बच्चे, अगर एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी पूछा जाता है, हिंदी भाषा के कितने उपसर्ग हैं, या हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, के उपसर्गों की संख्या, के उपसर्गों की संख्या, तो बच्चे आप बताएंगे कितने? 10। हिंदी भाषी जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या आप कितना बताएंगे? 10। वैसे किताबों में आपको मिलेंगी 12, 14, 15 भी मिल सकते हैं। लेकिन जब कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो हिंदी भाषा के उपसर्गों की संख्या आपको कितना बताना है? 10 मान के चलना है। अब अगला स्वरूप देखिएगा, आगत और विदेशी उपसर्ग में से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी और फारसी, अरबी और फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है। यानी आप जानते हैं जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं, बाहर की जो भाषाएं हैं, उनसे निर्मित जो उपसर्ग होंगे उन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी उपसर्ग। तो कभी भी पूछा जाए कि अरबी या फारसी, अरबी या फारसी या उर्दू, या पूछे उर्दू भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग, अगर इस तरह से पूछे तो आप बताएंगे इन उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 19। आप मान के चलेंगे। अगर विदेशी का स्वरूप यानी अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के अंतर्गत अगर माना जाता है तो आप बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। और हिंदी भाषा के या हिंदी भाषी उपसर्ग कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 10। लेकिन जब कभी भी सामान्य स्वरूप में पूछा जाए कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे आप बताएंगे कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जो चर्चा आज करने वाले हैं वो संस्कृत के 22 उपसर्ग की करेंगे। और हम आपको बताएंगे, कुछ आपके मिल जाएंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग हम आपको बता देंगे, और कुछ हम आपको बताएंगे अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। यानी आपको कुछ हम चर्चा कर लेंगे विदेशी उपसर्गों की। तो हम चलिए चर्चा करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। उपसर्ग जो शब्द है वो उप उपसर्ग से, सृज धातु से और घय प्रत्यय से मिलकर बना है। ध्यान में रखिएगा, उप एक प्रकार, जो उपसर्ग होते हैं वो एक प्रकार के अव्यय ही होते हैं, और जब तक वो किसी मूल शब्द में नहीं जुड़ते हैं तब तक वो अपने अर्थ को नहीं बदलाते हैं। यानी अगर स्वतंत्र रूप में रहेंगे जब तक, तब तक उनका अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता है, और जब तक ये मूल शब्द में ना जुड़े तब तक इसमें कोई विशेष नया अर्थ जन्म भी नहीं लेता। तो चलिए आज चर्चा करते हैं जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत उपसर्ग से, जिनकी संख्या 22 है, उनकी चर्चा आज हम करते हैं। ध्यान में रखिएगा, अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं उपसर्ग के अर्थ, उपसर्ग के अर्थ पूछे जाते हैं, तो उनको हम देखते हुए चलेंगे। चलिए
एक तरफ आप लिख लीजिएगा उपसर्ग, तरफ आप लिखेंगे उपसर्ग और दूसरी तरफ आप लिखेंगे अर्थ, और जो तीसरा स्वरूप है आप लिखेंगे निर्मित शब्द। क्या लिखेंगे बच्चे? निर्मित शब्द लिखेंगे। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे उपसर्ग लिखे एक तरफ अर्थ लिखेंगे, एक तरफ निर्मित शब्द। तो हम आपको 2-4 एग्जाम्पल इससे निर्मित शब्द से बताते चलते हैं और आप शब्द बनाते आगे चलिएगा। चलिए बच्चे, तो हमारा सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है प्रा। सबसे पहला उपसर्ग क्या है? प्रा है, जिसका अर्थ होता है विशेष। जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष, या हम कह सकते हैं प्रकृष्ट। क्या कह सकते हैं? प्रकृष्ट। अब देखिए, अगर आपसे इससे बनाते हैं, इससे एक निर्मित शब्द बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रक्रम। क्या लिख सकते हैं? प्रक्रम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं प्रारूप। क्या लिख सकते हैं? प्रक्रम लिख सकते हैं और प्रारूप। इस तरह से आप शब्द बनाते हुए चलेंगे। तो ये सबसे पहला उपसर्ग था हमारा, सबसे पहला उपसर्ग था हमारा। अगला है उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग है परा। दूसरा उपसर्ग है परा, और परा का मतलब होता है बच्चे विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत होता है। और इससे निर्मित जो शब्द हो जाएगा वो आपका होगा पराभव होगा, या हो जाएगा आपका पराधीन हो जाएगा, और अगला आपका जो स्वरूप हो जाएगा वो आपका पराभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराभूत। तो इस तरह से आप शब्द बनाते हुए चल सकते हैं। ये आपका परा उपसर्ग है दूसरा, जिसका अर्थ क्या है? विपरीत, और विपरीत अर्थ है, और उससे निर्मित शब्द आपके क्या है? पराभव है, आपका क्या है? पराभूत है, और आपका क्या है? पराधीन। चलिए, हमारा तीसरा उपसर्ग है, तीसरा उपसर्ग है आधि। तीसरा उपसर्ग है बच्चे आधि। अब आप कह सकते हैं अधि का अर्थ आप कह सकते हैं ऊपर भी कह सकते हैं, और अधि का एक अर्थ आप कह सकते हैं श्रेष्ठ। क्या कह सकते हैं? अधि का मतलब ऊपर भी होता है और अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब आप बना लीजिए, अधि से शब्द बनाइएगा। अधिकार, अध्यक्ष, अध्यक्ष। आप शब्द बनाइएगा अध्यात्म, अध्यात्म। ऐसे बनाइए, अध्यात्म हो जाएगा, अगला हो जाएगा अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अध्यादेश। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से अधि का मतलब क्या होगा? अधिकार होगा, यानी अधि का अर्थ क्या होगा? ऊपर या श्रेष्ठ, और अधि से जो निर्मित शब्द होगा बच्चे वो आपका क्या होगा? अधिकार होगा, अध्यक्ष होगा। अब ध्यान में रखिएगा, अगर आपको संधि आती है, अगर आप शब्द तोड़ना जानते हैं तो मूल शब्द पहचान जाएंगे। क्या पहचानिएगा? मूल शब्द पहचानिए, और मूल शब्द के आगे देखा जाए तो इसमें कार मूल शब्द है, अधि उपसर्ग लगा है, इसमें अच्छ मूल शब्द है। क्या मूल शब्द अच्छा है, इसीलिए इसमें उपसर्ग कौन सा लगाए? अधि, और अधि उपसर्ग लगा दिए, बन गया क्या? अध्यक्ष। ऐसे इसमें आदेश मूल शब्द क्या है? आदेश है, और आदेश में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया? अधि उपसर्ग लगाया। यह आपका कौन सा हो गया? अध्यादेश। चलिए, हमारा जो चौथा उपसर्ग है, चौथा उपसर्ग है वो आपका है सम। कौन सा उपसर्ग है बच्चे? सम उपसर्ग है, और सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है बच्चे? समान होता है। अब देखा जाए तो जो इससे निर्मित शब्द बनेगा वो बच्चे होगा आपका जैसे संकल्प। क्या होगा? संकल्प हो जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए संस्कृत हो जाएगा। ऐसे आपका शब्द बन जाएगा सम्मान। क्या बन जाएगा? सम्मान। यानी सम से आपका संकल्प हो जाएगा,
और संस्कृत भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सम्मान। तो इस तरह से आपका चौथा उपसर्ग था सम, और सम का अर्थ समान, याद रखिएगा। चलिए हम पांचवें की चर्चा करते हैं। पांचवा उपसर्ग है बच्चे, वो है आपका अनुपसर्ग है। क्या है, अनुपसर्ग है। और अनु का मतलब होता है, चाहे आप पीछे कह सकते हैं, अनु का मतलब आप पीछे भी कह सकते हैं, और अनु का मतलब एक अर्थ विपरीत भी होता है। अनु का एक अर्थ विपरीत भी होगा, ध्यान में रखिएगा। तो अनु से शब्द बनाइएगा, यह आपका हो जाएगा अनुचर। क्या हो जाएगा बच्चे, अनुचर हो जाएगा। और अनुचर के बाद क्या होगा, अनुरूप होगा। क्या होगा, क्या होगा, अनुरूप हो जाएगा। और एक शब्द और लिख लेते हैं, जैसे अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अन्वय। क्या लिख सकते हैं, अन्वय। और अन्वय में हमने बताया संधि होती है, और जब ये टूटता है तो ये अनु प्लस किस में टूट जाएगा, आय। तो इसमें मिल जाएगा मूल शब्द आय मिल जाएगा, और उपसर्ग मिल जाएगा अन। यानी रूप मूल शब्द है, और इसका जो उपसर्ग होगा वो आपका क्या होगा, अन। इसमें चर मूल शब्द है, और जो उपसर्ग हो जाएगा इसमें क्या, अनु। तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, जो पीछे चलने वाला है वो क्या है, आपका अनुचर है। जो हमारे रूप के अनुसार हो वो क्या है, अनुरूप है। चलिए हमारा अगला यानी छठवां उपसर्ग आपका रहेगा आओ। कौन सा उपसर्ग रहेगा, आओ। अब ध्यान में रखिएगा, औ का मतलब होता है घटना, या औ का मतलब होता है कम। कम होता है, या आप कह सकते हैं घटना। अब देखिए औ से आप बना सकते हैं, जैसे अवरोह। क्या बना सकते हैं, अवरोह बना सकते हैं। और अगला जो स्वरूप होगा वो आपका हो जाएगा अवगुण। क्या बन जाएगा, अवगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। इस तरह से बच्चे ये आप औ से शब्द बनाएंगे। किससे बनाएंगे, औ से शब्द बनाएंगे। और जो हमारा अगला उपसर्ग होगा यानी आठवां उपसर्ग, कौन सा, आठवां उपसर्ग होगा। और आठवां उपसर्ग हमारा है निस। कौन सा है, निस। और बच्चे जो निस का अर्थ है हमारा वो है, आप बना सकते हैं, निस का अर्थ आपका हो जाएगा वियोग। निस का अर्थ क्या है, वियोग होता है। अब ध्यान में रखिएगा, एक बात आपको याद रखना है कि चाहे तीनों से सा में से चाहे जो सा मिल जाए, चाहे आपका ये निस मिल जाए, और चाहे आपका ये निस मिल जाए, और चाहे आपका ये निस है। ध्यान में रखिएगा, इसमें इस निस नाम से कोई उपसर्ग नहीं होगा, इस निस नाम से उपसर्ग नहीं होगा। तो कौन सा निस होगा भैया, ये आपका निस होगा। इसलिए निस का मतलब क्या होगा, वियोग होगा। शब्द चाहे जो रहेंगे, उपसर्ग केवल निस ही रहेगा। तो सबसे पहला जो होगा वो आपका हो जाएगा निष्प्राण। क्या हो जाएगा बच्चे, निष्प्राण हो जाएगा। और आपका हो जाएगा निश्चय, हो जाएगा, निश्चय भी हो जाएगा। और आप कह सकते हैं निश्चल भी हो जाएगा, या निष्कंटक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कंटक। मतलब चाहे जिस तीनों सा में से चाहे जिस सा से शब्द निर्मित हो जाए, लेकिन उपसर्ग रहेगा केवल निस रहेगा। चलिए अगला चर्चा, जो हमारा अगला उपसर्ग है, नौवां उपसर्ग है बच्चे, वो हमारा है निर। निर उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बच्चे निषेध। निर का अर्थ क्या होता है, निषेध होता है। अब ध्यान में रखिएगा, निर का मतलब निषेध। तो जब निर लगेगा उपसर्ग तो हमेशा भाव किस में जाएगा, नकारात्मक में जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो निर्बल। क्या देखा जाए बच्चे, निर्बल देखा जाए, और निर्दय देखा जाए, निर्दय। और अगर देखा जाए निर्मम, क्या देखा जाए, निर्मम। तो इस तरह से देखा जाए, ये बल, निर का मतलब क्या है, वियोग या निषेध कह सकते हैं आप। लेकिन निर्बल का मतलब जिसके पास कोई बल ना हो वो निर्बल हो जाएगा। यानी निर्दय का मतलब जिसके पास कोई दया ना हो वो निर्दय होगा। और निर्मम में जिसके पास कोई ममता ना हो वो क्या होगा, निर्मम होगा। चलिए अब हमारा जो दसवां है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा
दुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? दुस हो जाएगा। और दुस का अर्थ जो होगा बच्चे वो होगा क्या? कठिन होगा। क्या होगा? दुस का अर्थ कठिन होगा। दुस का अर्थ क्या होगा? कठिन। अब इससे निर्मित शब्द आपके क्या हो जाएंगे? जैसे आप बना सकते हैं दुष्कर्म। दुष्कर्म सेम कंडीशन यहां भी लागू होगी। अगर तीनों सा में से चाहे जो सा हो, देखिए ध्यान में रखिएगा, चाहे ये दुस हो जाए और चाहे ये दुस हो जाए और चाहे ये दुस हो जाए। ध्यान में रखिएगा, आपको जो सही मान के चलना है केवल इस नाम से उपसर्ग है, केवल इस नाम से उपसर्ग है, इस नाम से कोई उपसर्ग नहीं है। तो आपको केवल एक उपसर्ग यही मान के चलना है दुस से। तो दुष्कर्म हो गया। अगला ये भी स्वरूप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा। और अगला जो स्वरूप हो जाएगा वो दुस्तर बनेगा और वो आपका ये हो जाएगा दुस्साहस। क्या है? दुस्साहस। तो इस तरह से आप इन तीनों से संबंधित आप शब्द बना सकते हैं जिसका अर्थ आपका क्या होगा? कठिन होगा। जैसे दुष्कर्म है, दुष्कर्म है यानी ये आपका बुरा भी हो जाएगा। यहाँ पर दुष्चरित्र है, इसका मतलब ही बुरा होता है, चाहे आप कठिन कह सकते हैं चाहे बुरा कह सकते हैं। और ये दुस्तर, यह क्या है? दुस्साहस। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो 10वां ये आपका उपसर्ग है तो दुस है। अगला आपका जो 11वां उपसर्ग होगा ये बच्चे आपका होगा दुर। क्या होगा? चलिए ऊपर लिखते हैं, थोड़ा शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए अगर आप शब्द को तोड़ना जानते हैं तो हमेशा, अगर शब्द को आप तोड़ना आसानी से जान गए हैं तो हमेशा मूल शब्द के पहले वाला जो शब्द होगा वही आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। चलिए चर्चा करते हैं 11वें उपसर्ग की। चलिए 11वां उपसर्ग होगा हमारा दुर उपसर्ग होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? दुर उपसर्ग हो जाएगा। और दुर का मतलब भी होता है बुरा या कठिन होता है। आप इसका अर्थ भी वही होता है, दुर का मतलब बुरा भी होगा या कठिन। जैसे आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं दुर्गम, लिख सकते हैं दुर्गम, लिख सकते हैं। और एक शब्द और लिख सकते हैं दुर्दिन। अब देखिएगा, यानी यहाँ पर गम का मतलब क्या है? यहाँ दुर्गम यानी गम का मतलब यहाँ से क्या है? रास्ते से है। किससे है? रास्ते से। तो रास्ता क्या है? कठिन है। और दुर्दिन यानी जो इस समय का जो स्वरूप है वो बता रहा है कि भैया क्या है? दुर्दिन है, यानी भैया अब जीना क्या है? कठिन है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा दुर्दिन। चलिए अगला जो हमारा 12वां उपसर्ग हो जाएगा, जो हमारा 12वां उपसर्ग हो जाएगा वो आपका होगा वी उपसर्ग होगा। क्या होगा? बी उपसर्ग। बच्चे बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब होता है विशेष। तो जिसके पास विशेष रूप होगा, ठीक, जिसके पास विशेष ज्ञान होगा वो आपका क्या होगा? विज्ञान होगा। क्या होगा? विज्ञान होगा। देखा जाए ये आपका क्या होगा? विज्ञान हो जाएगा। और जो दूसरा एग्जाम्पल इसका होगा वो आपका हो जाएगा विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। अब देखा जाए यानी बी का मतलब विशेष भी होता है, बी का एक अर्थ बिना भी होता है। बी का एक अर्थ बच्चे बिना होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विशेष ज्ञान विज्ञान भी होता है और बिना क्या? बिना जो स्वरूप होगा वो हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है बिना विवाद का, कभी कभी पूछा जाता है बिना विवाद का। तो यहाँ बी का मतलब विशेष भी होगा और बी का मतलब क्या होता है? बिना होता। चलिए हम अगला उपसर्ग देखते हैं, जो हमारा कौन सा उपसर्ग है? 13वां उपसर्ग है, जो हमारा किस नाम से है? बड़ा आ से। किस नाम से है? बड़ा आ से। और जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। क्या होगा? स्वीकार
करना। क्या अर्थ है? स्वीकार करना। चलिएगा, अब जो इसका जो शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा और इसका स्वरूप हो जाएगा आरंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा और ये आपका बनेगा आमरण। क्या बनेगा? आमरण। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका बड़ा आ से उपसर्ग होगा, जिसका अर्थ क्या होगा? स्वीकार करना, और इससे निर्मित जो शब्द हो जाएगा वो आचार होगा, आरंभ होगा और क्या होगा? आपका आमरण। चलिए, हमारा जो 14 नंबर का जो उपसर्ग है, जो हमारा 14 नंबर का जो उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? नी हो जाएगा। और नी का मतलब आपको हमने बताया है कि नी का मतलब क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। नी का मतलब क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया ही है। कभी कभी विसर्ग का परिवर्तन हमने ना में भी बताया है, तो वहाँ हमने आपको विसर्ग लगाया है, और कभी कभी विसर्ग का परिवर्तन हमने रा में बताया है, तो विसर्ग कहीं कहीं रा में बदल जाता है। तो इस तरह से नी का मतलब क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नी से आपका हो जाएगा निवारण। क्या बनेगा बच्चे? निवारण बनेगा। और हमारा जो स्वरूप बनेगा वो क्या हो जाएगा? निबंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निबंध। यानी ये आपका होगा नी से बनने वाले क्या? निर्मित शब्द। अब चलिए, हमारा जो अगला उपसर्ग होगा, 15वां जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा हमारा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चे? अधि। और आप जानते हैं अधि का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। अधि का मतलब क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। और जो इससे निर्मित शब्द होगा बच्चे वो बनाइएगा अधिकार। क्या बनाइएगा? अधिकार बनाइएगा। और ये स्वरूप बन जाएगा आपका अगला स्वरूप हो जाएगा अध्यक्ष होगा, और यह होगा अध्याय। क्या हो जाएगा बच्चे? अध्याय हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? 15वां उपसर्ग हो जाएगा, जो हमारा अधि उपसर्ग है। चलिए, सॉरी, अगला जो हमारा 16 नंबर जो उपसर्ग होगा बच्चे हो जाएगा वो अति। क्या होगा? अति। और अति का मतलब आप कह सकते हैं बच्चे या तो ऊपर होगा, और या तो अति का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ भी। तो जैसे अगर देखा जाए अति, तो हम लिख सकते हैं अतिकाल। क्या लिख सकते हैं? अतिकाल लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं अति रूप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अति रूप लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं अतिशय। क्या लिख सकते हैं? अतिशय। तो देखा जाए बच्चे, ये आपका कौन सा उपसर्ग है? 16वां उपसर्ग है। यानी अति का मतलब क्या होता? ऊपर, और अति से क्या निर्मित शब्द हो जाएंगे आपके अतिकाल, अतिरूप और अतिशय। चलिए, हम अपने अगले उपसर्ग की चर्चा करते हैं, जो हमारा 17वां उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बच्चे? 17वां उपसर्ग है, जिसका नाम है सु। और सु का मतलब क्या होता है? अच्छा होता। अधिकतर उपसर्गों के अर्थ पूछे जाते, ध्यान में रखिएगा। सु का मतलब अच्छा होता है, तो आप लिख सकते हैं सुकवि। सुकवि लिख सकते हैं, सुकर्म लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं सुपुत्र। यानी अब क्या है? कवि भी अच्छा है और कर्म भी अच्छा है, और यहाँ पर पुत्र भी अच्छा है। इसीलिए सु का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ये हमारा कौन सा उपसर्ग है? 17वां उपसर्ग है, जो कि ये क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं अगले उपसर्ग की, जो हमारा 18वां उपसर्ग है। बच्चे, 18वां उपसर्ग हमारा है उत। क्या है? उत। और उत का मतलब होता है ऊपर। उत का मतलब होता है ऊपर होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इससे निर्मित जो शब्द होगा वो आपका हो जाएगा उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। और इसी से बन जाएगा उत उपसर्ग से आपका बन जाएगा, उत से उत्पत्ति हो जाएगा, उत्पत्ति। और उत से आपका बनेगा उन्नति। क्या बनेगा बच्चे? उन्नत। हाँ, एक बात
ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पर क्योंकि उन कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हम बताए हैं कि जो हमारा वर्ग का प्रथम अक्षर होता है वो उसके बाद अगर कोई पंचमा अक्षर है या उसके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन है तो अपने पंचमा अक्षर में बदल जाता है, वही उन्नत है। वही उन्नत है। जब आप बदलेंगे तो उत प्लस क्या लिखेंगे, नत। ये हमने आपको व्यंजन संधि में रूल बताया है। तो इस तरह से देखा जाए ये उत से बने उपसर्ग, उत उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। तो उत का मतलब ऊपर होता है बच्चे, और उत से उत्तम, उत्पत्ति और उन्नति शब्द निर्मित होते हैं। चलिएगा अगला जो बच्चे हमारा उपसर्ग है वो आपका कौन सा उपसर्ग होगा, ध्यान में रखिएगा। 19वां जो उपसर्ग होगा बच्चे वो आपका होगा परि। चलिए ऊपर लिखते थोड़ा। अगला बच्चे हमारा उपसर्ग होगा पर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ध्यान में रखिएगा, जितने शब्द आप बना पाएंगे, जितने शब्द बना पाएंगे और जितने शब्द को तोड़ना आपको आएगा उतने अच्छे से आप उपसर्ग को पहचानेंगे और उपसर्ग को तोड़ पाएंगे। चलिए चलिए बच्चे, हमारा 19वां उपसर्ग है, 19वां उपसर्ग है परि। 19वां उपसर्ग है बच्चे वो हमारा है परि। कौन सा उपसर्ग है, और आप जानते हैं परि का मतलब होता है चारों तरफ। परि का मतलब होता है चारों तरफ, यानी हमारा जो चारों तरफ, उसका परि का अर्थ क्या है, चारों तरफ। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं, ये आपका लिख रहे हैं पर्यावरण। क्या लिख रहे हैं, पर्यावरण लिख रहे हैं। तो अगर हमने पर्यावरण लिखा तो आप लिखेंगे कि परि प्लस क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, पर्यावरण। आप लिख सकते हैं परिचय, क्या लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं परिणाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे, पर्यावरण लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं, और आप परिणाम लिख सकते हैं। यानी परि का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ। चलिए अगला जो स्वरूप है हमारा, जो 20वां हमारा उपसर्ग है बच्चे, वो अगला उपसर्ग है 20वां जो है वो है आपका प्रति। ध्यान में रखिएगा प्रति। अब ध्यान में रखिएगा प्रति का मतलब यहाँ विपरीत भी हो सकता है, लिख सकते हैं प्रति का मतलब विपरीत होता है। प्रति का मतलब बच्चे विपरीत होता है। जब आप इससे निर्मित शब्द बनाएंगे तो आप बनाएंगे प्रतिकूल। क्या बनाएंगे, प्रतिकूल बनाएंगे। और आप बना सकते हैं प्रति रूप भी बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं प्रत्यावर्तन। क्या बना सकते हैं, प्रत्यावर्तन भी बनाएंगे। तो इस तरह से जब ये टूटेगा तो प्रति उपसर्ग में टूट जाएगा, और प्रति का अर्थ भी होता है, प्रति का मतलब भी अनुसार भी हो जाएगा, कभी कभी अनुसार भी होता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरूप हो जाएगा तो रूप के अनुसार कभी कभी पूछा जाता है, इसका विग्रह पूछा जाता है, तो हो जाएगा आपका क्या, रूप के अनुसार, कुल के अनुसार, अर्थात स्थिति के अनुसार। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा 20वां उपसर्ग है। चलिए हम अपने अगले 21वें उपसर्ग के तरफ चलते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, जो हमारा अगला उपसर्ग है वो आपका क्या है, अपि है। कौन सा उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है। अब ध्यान में रखिएगा अपि का अर्थ क्या होता है। अपि का जो अर्थ होता है बच्चे वो होता है निकट। क्या होता है, अपि का अर्थ निकट होता है। आप शब्द बनाएंगे कि अपि का मतलब क्या होता है, क्या होता है अपि का मतलब। अब ध्यान में रखिएगा अपिधान होता है। क्या होता है, अपिधान होता है, और अपगीण होता है, अपि गीण होता। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा 21वां उपसर्ग है। और एक जो 22वां जो उपसर्ग है वो सबसे अंतिम उपसर्ग है बच्चे, वो हमारा उपसर्ग है आभि। कौन सा उपसर्ग है, आभि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बच्चे सामने।
इसका अर्थ क्या होता है? सामने होता है। तो चर्चा करते हैं इससे निर्मित शब्द की। तो आपका जो शब्द बन जाएगा वो आपका बन जाएगा बच्चे अभिमान बन जाएगा। क्या बनेगा? अभिमान भी बन सकता है। और कोई शब्द बताइए, अभिमान के बाद आपका बच्चे बन सकता है अभ्यागत। क्या बन सकता है? अभ्यागत। जब आप तोड़ेंगे तो आप बनाएंगे अभि प्लस आगत। तो बच्चे इस तरह से ये आपके क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है बच्चे? 22 होती है। तो और यही उपसर्ग पढ़े जाते हैं और ज़्यादातर यही उपसर्ग आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अपने हिंदी उपसर्ग की। और हमने हिंदी उपसर्ग की संख्या बताई है कितनी होती है? 10। हम आपको 4-5 एग्जाम्पल बता देते हैं उससे कि इस तरह के हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और उसी में हम आपको विदेशी उपसर्ग भी बता देंगे कि किस तरह से विदेशी उपसर्ग भी पूछे जाते हैं। तो चलिए संस्कृत के उपसर्ग की क्या समाप्ति हुई। हम अगली चर्चा करते हैं अपने किसकी? हिंदी के उपसर्ग की। चलिए ये किसके उपसर्ग थे? ये आपके थे संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग थे? संस्कृत के उपसर्ग थे जिनकी संख्या 22 थी। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। यही लिख देते हैं हिंदी के उपसर्ग। बच्चे ये आपके हैं किसके? हिंदी के उपसर्ग हैं। और हिंदी के उपसर्गों की संख्या हमने आपको बताई है कितनी? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो जो सबसे कुछ हम चर्चा कर लेते हैं 4-5 उपसर्गों की। सबसे पहला जो उपसर्ग होता है बच्चे वो हमारा आ होता है। और यहाँ केवल आप निर्मित शब्द लिखे क्योंकि तद्भव है, तद्भव का सार्थक अर्थ हमें नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम केवल यहाँ उपसर्ग लिखते हैं। उपसर्ग और उससे निर्मित शब्द लिखते हैं। उससे निर्मित शब्द लिखते हैं। तो जब उपसर्ग की हम बात करते हैं, किसकी? उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ से सबसे पहला जो हिंदी का उपसर्ग होगा बच्चे वो आपका हो जाएगा आ होगा और या तो अन होगा। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इससे निर्मित शब्द आप बना ही सकते हैं। और वैसे आ का मतलब हमने आपको बताया है नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं? नकारात्मक। हमेशा आ का मतलब क्या होता है? नकारात्मक नहीं भी होता। यानी अब हम लिख सकते हैं अज्ञान। या तो अज्ञान लिख दें या तो अन से लिख देते हैं हम क्या? अनपढ़। क्या लिख सकते हैं? अनपढ़ लिख सकते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। ऐसे हम लिख सकते हैं एक शब्द और अनदेखा। क्या लिख सकते हैं? अनदेखा। इसी प्रकार से ये आपके क्या है? हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो पहला हिंदी का उपसर्ग आपका था आ और अन। और दूसरा जो उपसर्ग है बच्चे वो आपका है उन। कौन सा उपसर्ग है? उन। अब ध्यान में रखिएगा, उन से शब्द बन जाएगा 49, 49 बन जाएगा और 29 बन जाएगा, 39 बन जाएगा, 39 बन जाएगा। इस तरह से बच्चे ये आपके पूछे जाते हैं। कौन से? उन उपसर्ग है। चलिएगा हिंदी का एक और उपसर्ग है आधे। अध। अध उपसर्ग है। और ध्यान में रखिएगा अध से निर्मित जो शब्द बनेगा वो आपका बन जाएगा अध पका, अध मरा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अध कच्चा आप बना सकते हैं कुछ भी। यानी ये आपके क्या है? अध उपसर्ग हैं। तो अध पका और आपका हो जाएगा अध मरा। अब देखिएगा एक इसी का और है जो इंपॉर्टेंट पूछा आता है भर। भर उपसर्ग। तो भर से आपका हो जाएगा भरपेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा भरसक। क्या बन जाएगा? भरपेट बन जाएगा और भरसक। इस तरह से आपके किस तरह के उपसर्ग हैं? ध्यान में रखिएगा हिंदी के। अब एक बन गया औ। औ भी आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। तो ये आपका हो जाएगा अवघट। क्या बन जाएगा? अवघट बन जाएगा। और एक अवतार इस तरह से लिखा जाता है।
इस तरह से अवतार लिखा जाता है बच्चे। ये आपके क्या है, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि कितने होते हैं आपके, कितने हिंदी के उपसर्ग होते हैं। हमेशा हिंदी के उपसर्गों की संख्या आप बताएंगे कितनी, 10 बताएंगे बच्चे। कितने बताएंगे, 10। तो अधिकतर ये 12-15 बताए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या केवल 10 होगी, जिसमें से हमने केवल 5 की चर्चा की है। और आप शब्द को तोड़ना अगर जान जाएंगे तो उपसर्ग निकालना जान जाएंगे। तो ये कुछ हमारे हिंदी के उपसर्ग रहे। और कुछ अब हम चर्चा कर लेते हैं विदेशी भाषाओं के से निर्मित शब्द, उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अगला, अब विदेशी उपसर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, विदेशी उपसर्ग। विदेशी यानी आगत उपसर्ग की चर्चा करेंगे। किसकी, तो कभी भी देखा जाए या इनका नाम दे देते हैं अरबी, फारसी या उर्दू भाषा के उपसर्ग। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या आप कितनी बताएंगे, 19 बताएंगे। कितनी बताएंगे, 19 बताएंगे। और इनमें से कुछ की चर्चा हम करते हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले हम लिखेंगे उपसर्ग और इनके अर्थ को हम बता सकते हैं, और लिखेंगे अर्थ। और अगला जो स्वरूप होगा वो होगा निर्मित शब्द होगा। क्या होगा बच्चे, निर्मित शब्द। अब आप बनाते रहिएगा शब्द, हम 2-4 बता देते हैं और आप बनाइएगा। जैसे बे आ गया, जैसे बे आ गया। अब देखिएगा, बे है और बे का अर्थ होता है बिना होता है। बे का अर्थ क्या होता है, बिना होता है। आप कह सकते हैं, हम कुछ शब्द बता देते हैं, बेगम। क्या, बेगम। और भैया ये कैसी बेगम है, ये बिना गम की बेगम है। कैसी बेगम है, बिना गम की। इनके पास कोई गम नहीं है, इसलिए क्या है, बेगम है। बेचारा है भैया, अब कोई चारा नहीं बचा, तो बेचारा क्या हो गया, ठीक, वो आपका बेचारा हो गया। आप और बहुत सारे शब्द कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये बेगुनाह है। क्या है बच्चे, बेगुनाह है, यानी इसने गुनाह नहीं किया, यानी बिना गुनाह का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चे, बेगुनाह कहते हैं। चलिए अगला, बद। ध्यान में रखिएगा, बद का मतलब वैसे बच्चे होता है बुरा। बद का मतलब होता है बुरा होता। आप कह सकते हैं बदमाश है भैया। क्या है, बदमाश है। और बदमाश के साथ साथ ही बदतमीज है। क्या है, बदतमीज है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आपके कौन से उपसर्ग हो जाएंगे, बद उपसर्ग हो जाएगा। और एक खुश, और खुश का मतलब तो आप जानते ही हैं, खुशी। अब इससे संबंधित जो शब्द हो जाएंगे बच्चे, वो आपका हो जाएगा खुश किस्मत। क्या होगा बच्चे, खुश किस्मत और खुश नसीब। खुश किस्मत हो जाएगा बच्चे, और क्या हो जाएगा आपका, खुश नसीब। ये पूछा जाता है इस तरह से। एक उपसर्ग है इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाते हैं। अगला जो उपसर्ग है, लास्ट उपसर्ग, ये आपका गैर होगा। अब आप जानते हैं गैर का मतलब कोई दूसरा। गैर का मतलब हो सकता है कोई दूसरा, कोई दूसरा, या गैर का मतलब क्या है, बिना भी हो सकता है। ठीक, अब देखिएगा, लिख सकते हैं गैर हाजिर। क्या है, गैर हाजिर है। और ये गैर सरकारी है। क्या है, गैर सरकारी, मतलब ये सरकारी नहीं है, बिना सरकारी है, इसलिए गैर सरकारी है। हाजिर नहीं है, बिना हाजिरी के वो क्या कहलाएगा, गैर हाजिर कहलाएगा। तो बच्चे ये कुछ
अरबी और फारसी भाषा या उर्दू भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। तो कभी भी बच्चे संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है। चलिएगा, तो अब बताइएगा विदेशी कितने कहलाएंगे? 19 हो जाएंगे, यानी अरबी, फारसी, उर्दू जो भी होंगे वो आपके कितने होंगे? 19 होते हैं। और हिंदी भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं। और जो कभी पूछा जाए केवल उपसर्गों की संख्या तो आप बताएंगे 22। और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या आप बताएंगे 22। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आप अगली क्लास में प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।